तो स्टार्ट करें। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पायरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें से इन्हीं दोनों चैप्टर में समझना ज़्यादा है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो टू द पॉइंट चीज़ें हार्मोन की याद होनी चाहिए, तो यहाँ तो क्वेश्चन मेमोरी से सॉल्व हो जाएगा। इस बार इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, तो बाकी ऊपर के जो 2 बचे हैं तो 3-3 क्वेश्चन का वेटेज तो मोटा मोटा है ही। तो 9 से 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, और इसका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिखा है। जैसे एक पैराग्राफ ये इंट्रोडक्शन है, फिर व्हाट डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में ये सब चल रहा है। इसमें आखिरी के जो पैराग्राफ हैं इसमें से क्वेश्चन कुछ हैं। फिर यहाँ से वास्तव में चैप्टर ये स्टार्ट होता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, या और थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो वास्तव में यहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर भी कुछ दिया है तो थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं आगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करेंगे, जब कहेंगे वहां लिखेंगे या वहां टिक करेंगे। सभी एनिमल इवन ह्यूमन ये सब डिपेंड है किस पर, प्लांट पर, देयर फूड। आपको आश्चर्य होगा कि प्लांट फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ग्रीन प्लांट वास्तव में क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फूड, और उसी से सभी ऑर्गेनिज्म को भी फूड मिल जाता है। ग्रीन प्लांट मेक या रादर सिंथेसाइज फूड दे नीड, किसके द्वारा बनाएंगे, तो आंसर देंगे फोटोसिंथेसिस। इसी नाते अभी तक कोई अंडरलाइन करने वाला सवाल मिला नहीं, तो हो सकता है कि क्या मिल जाए, ये ऑटोट्राफ होते हैं। तो प्लांट ऑटोट्राफ होते हैं क्योंकि अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन कहाँ पाया जाता है, केवल किसमें है, प्लांट में। बाकी दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म है वो सब डिपेंड है किस पर, ग्रीन प्लांट पर। इसी नाते बाकी सारे ऑर्गेनिज्म या एनिमल को हम कहते क्या हैं, हेटेरोट्राफ। ग्रीन प्लांट की खास बात है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये टिक कर लो, यही एक सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है, ये टिक कर लो, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आंसर दोगे फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो एक ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस दौरान क्या होता है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और सिंथेसिस करते हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अल्टीमेटली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर हैं वो डिपेंड है किस पर, सनलाइट पर। किसके लिए, एनर्जी के लिए। यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस, यही बेसिस है लाइफ का, कहाँ, अर्थ पर। ध्यान से सुनेंगे, इस अर्थ पर लाइफ का बेसिस क्या है, तो कहोगे बेसिस ये है कि क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर फोटोसिंथेसिस ना होती तो ना तो प्लांट जिंदा रहते और ना ही एनिमल जिंदा रहते। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू, 2 रीजन है। पहला, फोटोसिंथेसिस ही प्राइमरी सोर्स है उन सभी फूड का, कहाँ, अर्थ पर। और दूसरा, यही रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड बी हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जितने एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर में क्या है तो देखेंगे, तो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कौन से रिएक्शन है जो ट्रांसफार्म करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, तो आंसर देंगे केमिकल एनर्जी। तो पूरे इंट्रोडक्शन में 2 सवाल आपके काम के मिले हैं। एक ये क्वेश्चन काम का मिला है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। बाकी ऑटोट्राफ हेटेरोट्राफ कोई बहुत विशेष नहीं है। व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं, देखें। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट क्लियरली नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सब सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे डन इन अर्लियर क्लासेस टू शोन दैट, क्या, तो यहां से अंडरलाइन करो कि क्लोरोफिल और क्या चाहिए, लाइट, और क्या चाहिए, CO2 रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। क्लास 6 से पढ़ाते हैं क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये मतलब ग्रीन पिगमेंट है, और लाइट और CO2।
यू मे हैव कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट टू टुक द स्टार्च फॉर्मेशन इन द टू लीफ। ये हाई स्कूल में एक्सपेरिमेंट है। एक लीफ कौन सी है? वेरीगेटेड लीफ आर ए लीफ दैट पार्शियली कवर विद द ब्लैक पेपर, और एक्सपोज किससे किया गया? लाइट। जब टेस्ट किया गया किसके लिए? स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए। देखो लिखा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन कहाँ? ग्रीन पार्ट ऑफ द क्या लीफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्वेश्चन सुने, अभी तक वैसे तो कभी कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है। आगे आ जाओ, एक भैया एक आगे बढ़ जाओ। अगर क्वेश्चन पूछेगा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध होगा, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध होगा, तो क्या सिद्ध होगा? तो कहेंगे कि स्टार्च की सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो आंसर देंगे कहाँ होती है? केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ पर होती है। Another experiment you may have carried out where part of leaf enclosed in a test tube, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा था? KOH soaked cotton, और उसकी खास बात है कि वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता था? CO2 एब्जॉर्ब कर लेता था। while other half is exposed to air, तो आधी लीफ अंदर थी टेस्ट ट्यूब के और आधी लीफ बाहर थी। सेटअप प्लेस इन द लाइट फॉर सम टाइम on testing for presence of starch later in the two part of leaf, you must have found that exposed part of leaf tested क्या? Positive for starch, while जो पोर्शन कहाँ था? टेस्ट ट्यूब में था, वो क्या टेस्ट दे दिया? नेगेटिव। कहने का मतलब जहाँ CO2 एक्सपोज थी वहाँ स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट था, और जहाँ CO2 एक्सपोज नहीं थी वहाँ स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट था। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि CO2 नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये शो करता है कि CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक वैसे आया नहीं है, लेकिन पूछेगा कि किस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, तो वो ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें KOH सॉक्ड कॉटन किसी टेस्ट ट्यूब में रखा गया है। इस एक्सपेरिमेंट को मोहल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट आ गए। साइंटिस्ट का नाम जोसेफ प्रेस्टले है। ईयर कब से कब तक रहे? 733 से 1804। कब इन्होंने 1770 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि एसेंशियल रोल है क्या? एयर का। किसमें? ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। अभी तक कभी नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट किस वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ? तो आंसर क्या देंगे? जोसेफ प्रेस्टले। प्रेस्टले ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो कैंडल बर्निंग है किसी एक क्लोज स्पेस में, चाहे वो बेल जार, जल्दी ही ये क्या हो जाती है? एक्सटिंग्विश हो जाती है। माउस को भी अगर रखा जाए किसी क्लोज स्पेस में तो वो भी क्या हो जाएगा? सफोकेट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कंक्लूड किया क्या कि अगर बर्निंग कैंडल या एनिमल जो सांस ले रहा है किसमें? एयर में, ये किसी ना किसी तरीके से क्या करता है? एयर को डैमेज कर देता है। लेकिन जब इसके साथ क्या रखा जाए, तो ये क्वेश्चन अंडरलाइन करिए, ये मिल सकता है। प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट यूज हुआ था? तो आंसर देंगे क्या? मिंट का प्लांट। तो इन्होंने बताया कि देखो माउस भी क्या रहा? एलाइव रहा, और कैंडल भी क्या करती रही? बर्न करती रही। इससे इन्होंने क्या हाइपोथेसिस किया? तो जो हाइपोथेसिस किया उसको टिक कर लो। यही क्वेश्चन है, इतना बस, केवल ये क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है? प्लांट रिस्टोर टू द एयर वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल क्या करते हैं? रिमूव। हिंदी में प्लांट उस एयर को रिस्टोर कर देते हैं जो बर्निंग कैंडल के द्वारा या ब्रीदिंग एनिमल के द्वारा क्या होती है? रिमूव। हिंदी में बर्निंग कैंडल के द्वारा या ब्रीदिंग माउस के द्वारा जो एयर रिमूव होती है उसको कौन रिस्टोर कर सकता है? प्लांट। ये किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ? तो आंसर देंगे क्या? जोसेफ प्रेस्टले। फिर यहां से फिर दूसरा हुआ है। ऐसा ही कुछ सिमिलर सेटअप जैसा किसने यूज किया था? प्रेस्टले ने। इसको एक बार कहाँ रखा गया? डार्क में। एक बार कहाँ रखा गया? लाइट में। ये काम किसने किया?
जॉन इंजन हाउस कब 1730 से 1799 ये लाइव रहे। इन्होंने बताया, इनका एक्सपेरिमेंट से क्या है कि सनलाइट इसेंशियल है किसके लिए, उस प्लांट प्रोसेस के लिए जो प्यूरिफाई कर देती है क्या, एयर को। हिंदी में सुने, प्लांट के पास हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है, ये जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन प्लांट के पास हवा शुद्ध करने की क्षमता के लिए सनलाइट एसेंशियल है, ये किसने बताया, जॉन इंजन हाउस ने बताया। फिर क्या लिखा, इंजन हाउस ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने क्या लिया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया और में कहाँ रखे, ब्राइट सनलाइट में। उन्होंने देखा कि स्मॉल बबल बन रहे हैं अराउंड द क्या, ग्रीन पार्ट, कि जब डार्क में रख रहे थे वो स्मॉल बबल नहीं बन रहे थे। बाद में ही इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया कि बबल में क्या है, ऑक्सीजन है। हेंस ही सोज दैट, ही का मतलब जॉन इंजन हाउस क्या, कि केवल जो हरा पार्ट है प्लांट का वही क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। तो दो बातें अच्छी बताई इंजन हाउस ने। एक बात ये बताई कि प्लांट के पास जो एयर को रिस्टोर करने की क्षमता है उसके लिए सनलाइट एसेंशियल है, एक क्वेश्चन। और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। इट वॉज नॉट अंटिल 1854 क्या, जब तक कौन आए, जूलियन वान सैक्स, इन्होंने प्रमाण कर दिया क्या, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ध्यान से सुनिएगा, जोसेफ प्रिस्टले कहते थे कि हवा का रोल है प्लांट की ग्रोथ में। पहली लाइन अंडरलाइन की थी ना, हवा का रोल है प्लांट की ग्रोथ में। ये किसने कहा, ये जोसेफ प्रिस्टले ने कहा। लेकिन ये बात किसने बताई कि ग्लूकोज का रोल है प्लांट की ग्रोथ में। देखिए अभी तक किस्मत इस नाते अच्छी है कि एक्सपेरिमेंट पे सवाल ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ पूछने वाला है तो वहां से पूछ लेता है। लेकिन कंपेयर में चीजें याद रखिएगा, प्लांट के ग्रोथ में हवा का रोल है, ये किसने बताया, और प्लांट के ग्रोथ में ग्लूकोज जरूरी है, ये किसने बताया, जूलियन वान सैक्स। इन्होंने ही कहा कि ग्लूकोज स्टोर होती है किस फॉर्म में, स्टार्च। हिज लेटर, इन्हीं की बाद की जो स्टडी शो करती हैं कि जो ग्रीन सब्सटेंस है कहाँ, प्लांट में, जिसको बाद में क्या जाना गया, क्लोरोफिल जाना गया, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है जिसको बाद में क्या जाना गया, क्लोरोप्लास्ट जाना गया। ही फाउंड दैट जो ग्रीन पार्ट इन द प्लांट है वही वो जगह है जहां ग्लूकोज मेड होता है और ग्लूकोज स्टोर होता है किस फॉर्म में। इतने पूरे पैराग्राफ में केवल 2-3 क्वेश्चन हैं। कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ये बताया कि ग्रोथ के लिए ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, तो इन्हीं का नाम बताइएगा। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, इन्हीं का नाम बताइएगा। स्पेशल ग्रीन सब्सटेंस चाहिए, एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए, ये दोनों बात भी इसी ने बताई। समय बदला। वैज्ञानिक कौन से, TW एंजलमैन। 1843 से 19, इतने दिन एक्सपेरिमेंट किए थे क्या, ये इनका जीवन काल है, इतने दिन इन्होंने सरवाइव रहे। इन्होंने क्या यूज किया था, प्रिज्म को यूज किया पहली बार, जिससे इन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया लाइट को, किसमें, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। और उस लाइट को कहाँ इल्यूमिनेट किया, ग्रीन एल्गी। कौन सी ग्रीन एल्गी लिया था, क्लैडोफोरा। और क्लैडोफोरा को किसी एक सस्पेंशन में रखे थे और उस सस्पेंशन में क्या पड़े थे, एरोबिक बैक्टीरिया। तो पहला सवाल तो यही याद कर लिए कि TW एंजलमैन ने क्या 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 यूज किया था। तो क्या क्या यूज किया था भैया, प्रिज्म यूज किया था, स्प्लिट कर दिया था लाइट के स्पेक्ट्रम को, फिर ग्रीन एल्गी भी यूज किया था, कौन सी, और सस्पेंशन में बैक्टीरिया कौन से थे, एरोबिक। तो इन्होंने बताया बैक्टीरिया क्यों यूज किया था, तो इन्होंने कहा ये डिटेक्ट करने के लिए कि साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन, किस स्पेक्ट्रम में लाइट के किस स्पेक्ट्रम में O2 का इवोल्यूशन ज्यादा होता है और किसमें कम होता है। तो इन्होंने ही देखा क्या, ही ऑब्जर्व दैट कि बैक्टीरिया ज्यादातर कहाँ एक्युमुलेट थे, रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड रीजन। तो इसका मतलब ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, इसी नाते पहला एक्शन स्पेक्ट्रम
किस वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया? तो आंसर क्या देंगे? TW एंजलमैन। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब। ये बिल्कुल वैसा ही स्पेक्ट्रम है जैसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है किसका? क्लोरोफिल ए और बी का। तो ये अच्छे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। क्या पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किस एक्सपेरिमेंट से आया? तो कहोगे TW एंजलमैन। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया कहाँ ज्यादा इकट्ठा हो रहा था, ब्लू और रेड। ठीक है, 2 क्वेश्चन। और क्या क्या यूज किया था? ठीक है, ग्रीन एल्गी यूज किया था, कौन सी? क्लाइडोफोरा। और बैक्टीरिया कैसा था? एरोबिक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिड ऑफ 90th सेंचुरी, 90th सेंचुरी के मध्य तक आते आते प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली प्लांट कुड यूज। सब लोग जान गए थे कि ये क्या है, सनलाइट को यूज करते हैं और इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कहाँ से? CO2 और वाटर। ये मोटी मोटी बात सभी लोगों के समझ में आ गई थी। तो इंपेरिकल इक्वेशन लोगों ने क्या बताया? तो इक्वेशन ये बताया कि CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लगती है तो ग्लूकोज बन जाता है और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन। वेयर ये रिप्रेजेंट किसको? कार्बोहाइड्रेट। जैसे क्या है? ग्लूकोज, जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो कहने का मतलब ये है कि 19th सेंचुरी के मध्य तक आते आते स्टैंडर्ड मोटा मोटा दिमाग में लोगों के आ गया कि क्या क्या लगेगा? CO2 लगेगा, वाटर लगेगा तो ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। रिएक्शन कैसे होती थी, कौन कौन से स्टेप होते थे, वो सब अभी पता नहीं है। इसमें जो ये वाला O है ये कहाँ से आया है, ये वाला O है ये कहाँ से आया, ये भी अभी पता नहीं है। ये ऑक्सीजन CO2 वाला है या ऑक्सीजन वाटर वाला है, ये भी पता नहीं है। इसको पता करने की कड़ी में ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो माइलस्टोन लिखा है। माइलस्टोन का मतलब सर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस मेड बाय किसके? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिनका नाम कार्नेलियस वान नील है। और ईयर 1897 से 1985 ये इस सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या ये लगभग कितने साल है? 90 साल के आसपास हो रहा था। क्या इतने दिन एक्सपेरिमेंट थोड़े चला है? इसका अभी तक हमको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये ईयर काहे दिया गया है। बेस्ड ऑन हिज स्टडी, इन्होंने बताया स्टडी किस पर? ग्रीन बैक्टीरिया। और इन्होंने ही डिमॉन्स्ट्रेट किया क्या कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियली इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन कहां से आता है? किसी एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो स्वयं ऑक्सीडाइज होगा, जो स्वयं ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो रिड्यूस करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छी बात लिखी है। इन्होंने ही बताया कि किसी एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा जो रिड्यूस कर देगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसमें? इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो रिड्यूस करके क्या बना लेगी? ग्लूकोज बना लेगी। इसका मतलब यही तो वो है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। तो कौन है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये पता करना जरूरी था। तो अगर यहाँ H2O लिखोगे तो वाटर हो जाएगा, यहाँ H2S लिखोगे तो सल्फर आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि पहली बार मोटा मोटा वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात फिट हो पाई कि जो रिएक्शन होती है उसमें एक कोई मॉलिक्यूल होता है जो स्वयं ऑक्सीडाइज होता है, जो हाइड्रोजन देता है और वही क्या करता है? CO2 को रिड्यूस करके क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन उन्होंने बताई कि देखो 2H2A ले लें, CO2 ले लें, तो देखो CH2O लिखा है। अब यहाँ 6 कर दोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा ना, ये ग्लूकोज बन जाएगा। साथ में इन्होंने कहा कि देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये 2A लिखा है, तो अगर यहाँ 2O लिख दें इसका मतलब O2 लिख गया। ग्रीन प्लांट में ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट में ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी। ग्रीन प्लांट में
H2A की जगह क्या यूज हुआ है? H2O। H2O ही है जो हाइड्रोजन का क्या है? डोनर है, और यही ऑक्सीडाइज होके क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर कौन है, ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीजन कौन रिलीज करेगा? तो सबका आंसर वाटर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म क्या नहीं रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। कब? जब क्या यूज करते हैं? H2S एज ए हाइड्रोजन डोनर। कौन कौन? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन ना होकर के क्या हो जाएगी? सल्फर या सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा बताओ कौन कौन है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी? तो कहोगे ग्रीन प्लांट में रिलीज होगी। तो कहोगे इसमें वाटर ही हाइड्रोजन डोनर है, वाटर ही ऑक्सीडाइज होता है, और इसी नाते ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के नाम पर हमको ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन किनमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगा? तो नाम नहीं भूलेंगे, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन सब की खास बात क्या है? इसमें H2O की जगह H2S यूज करेंगे, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा? सल्फर आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गई फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकले, और एनऑक्सीजेनिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना निकले। ये इन्होंने ही अंदाजा लगाया क्या कि जो ऑक्सीजन निकलती है किसमें? ग्रीन प्लांट में, वो कहां से आती है? वाटर से। और कहां से नहीं आती है? सब सवाल पूछे जा चुके हैं। जो ऑक्सीजन निकलती वो कहां से आती है? वाटर से। कहां से नहीं आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसको प्रूव इन्होंने नहीं किया था। ध्यान सुनिएगा, इन्होंने प्रूव नहीं किया था, इन्फर का मतलब अंदाजा लगाया था। लिखा है दिस वाज लेटर प्रूव। प्रूव बाद में किया गया, क्या यूज करके? रेडियो आइसोटोप टेक्निक। तो करेक्ट इक्वेशन क्या? हाँ, तो कौन सा रेडियो आइसोटोप था बेटा? है कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 16 भी तो होता है। तो कुछ करना नहीं, देखो इस रिएक्शन में यहां ले लीजिए ऑक्सीजन का 16 और यहां ले लीजिए ऑक्सीजन का 18। यहां 16 ले लीजिए, यहां 18 ले लीजिए। तो यहां देखो ग्लूकोज में जो O है वो कौन सा है? 16। और यहां वाला जो O है वो कौन सा है? 18। तो यहां 18 था, यहां 18 है। इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से निकला? वाटर से। ये किस वैज्ञानिक ने किया था? नाम नहीं लिखा है, उसका नाम कार्ल वान नील है। कार्ल वान नील, नाम याद रखिएगा। यहां क्या नाम लिखा है? कार्ल वान नील ने क्या बताया था? एक और नाम है, कोई बताएगा? बढ़िया नाम है, लिखा नहीं एनसीईआरटी में। हाँ, ये भैया प्रूफ किस वैज्ञानिक ने किया था? रूबेन एंड कामेन। रूबेन एंड कामेन। तो ध्यान सुनिएगा, अभी दिया नहीं एनसीईआरटी में। अगर रूबेन कामेन ना मिले तो मजबूरी में कुछ भी लगाना। फिर भी अगर रूबेन कामेन सबसे बढ़िया आंसर है, फिर से सुन लीजिए। लिखा है दिस वाज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। तो रेडियो आइसोटोप टेक्निक किस वैज्ञानिक ने यूज किया था? रूबेन एंड कामेन ने यूज किया था। तो पूरी रिएक्शन दिख गई अब हमको। पूरी रिएक्शन क्या है? 6 CO2 12 वाटर, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 क्या हो गए? ऑक्सीजन। इसमें CO2 को इसमें कन्वर्ट कर दिया और वाटर को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये रिएक्शन कौन सी है? तो ये कहोगे ये है रिडक्शन। और ये रिएक्शन कौन सी है? तो आंसर क्या दोगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि रिडॉक्स है? तो कहोगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। O2 कहां से रिलीज होता है? तो आंसर क्या दोगे? वाटर। कैसे प्रूव किया गया? बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप
कह रहा कितने मॉलिक्यूल लगते हैं 12, एक्सप्लेन अभी आगे एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहाँ 12 मॉलिक्यूल क्यों लगते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा क्वेश्चन जरा बता दीजिए, यहाँ अच्छे क्वेश्चन है, किसमें किसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी और किसमें किसमें रिलीज नहीं होगी। तो होगी में कौन कौन है और नहीं होंगे में पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, फिर क्यों नहीं होगी, H2O की जगह H2S यूज करेंगे। इसमें जो H2O है या H2S है वो है क्या, ये हाइड्रोजन डोनर है या सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, और यही क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें किसमें, ग्लूकोज में। एक और क्वेश्चन, जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से निकलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कहोगे वाटर से। इस वाटर से निकलती, इसको पहले बताया किसने था, तो बताया इन्हीं का काम है, कार्ल वान नील का, लेकिन प्रूव इनका नहीं है, प्रूव किया किसी दूसरे वैज्ञानिक का है, और दूसरे वैज्ञानिक कौन से हैं, रूबेन एंड कामन। और उन्होंने क्या यूज किया था, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। और स्टैंडर्ड रिएक्शन भी याद रखिएगा, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। फिर यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाए। यहां भी जनरल कहानी लिखी है, विशेष बात है नहीं, इस पैराग्राफ में कुछ है नहीं, एनसीईआरटी में लिखा, चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। कह रहा प्रीवियस चैप्टर को ध्यान से देखो तो मीजोफिल सेल होती है जहां ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यूजिंग द क्लोरोप्लास्ट अलाइन द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल सच दैट दे गेट क्या, ऑप्टिमम क्वांटिटी। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन विशेष नहीं है, ये भी चैप्टर 8 की ही बात चल रहा है। यहां से टिक कर लें कि क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहां पाया जाता है क्या, मेम्ब्रेनस सिस्टम, जो कि किसका बना होता है, ग्रेना का। स्ट्रोमा लैमेली भी तो पाई जाती हैं, ग्रेना लैमेली होती है और स्ट्रोमा लैमेली होती हैं, और साथ में क्या होता है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, किसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो ही चीजें हैं, एक चीज है मेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरा है मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन सिस्टम का काम कुछ और है, मैट्रिक्स का काम कुछ और है। देखो लिखा है, मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, पहला काम क्या हुआ, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, एंड आल्सो सिंथेसाइज क्या, एटीपी एंड क्या, NADPH। पूरा जितना अंडरलाइन किया उतना अंडरलाइन कर लो, ये आपके काम की लाइन है। और दूसरा स्ट्रोमा का काम क्या है, तो स्ट्रोमा का काम है एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसका काम सिंथेसाइज शुगर, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च। जो पहला रिएक्शन हो रहा है, मतलब जो मेम्ब्रेन सिस्टम द्वारा रिएक्शन हो रहा है, ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट या ड्राइवन है, इसी नाते इनको कहते क्या है, लाइट रिएक्शन, या दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन जो दूसरी रिएक्शन लाइट ड्राइवन, सीधे लाइट ड्राइवन नहीं है, बट डिपेंडेंट ऑन क्या, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से, ATP और कौन से, NADPH। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर बाय इज कॉल्ड क्या, चूंकि दोनों वास्तव में लाइट पर डिपेंडेंट है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, इसी नाते दूसरे वाले का नाम क्या रख दिए, क्या रख दिए, डार्क रिएक्शन, या दूसरा नाम क्या रख दिए। कह रहा ये मत समझ ली, कह रहा ये मत समझ लीजिएगा कि ये कहां होती है, ये मत समझ लीजिएगा कि कहां होती है, डार्कनेस में। ये मत समझ लीजिएगा कि नाट क्या, लाइट डिपेंडेंट, ये मत समझ लीजिएगा हुआ है। तो क्या समझना नहीं है, क्या तो समझ में तो आता नहीं, ना समझने का तो मतलब ही नहीं है ना, समझना तो मुश्किल है, ना समझना तो बहुत बात की बात है। क्या नहीं समझना है कि डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती है और डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट नहीं होती, ये मत समझिएगा। इसका मतलब है डार्क रिएक्शन भी लाइट में होती है और डार्क रिएक्शन भी लाइट डिपेंडेंट होती है, बस फर्क देखिए। ये क्या लिखा है, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन। तो इतना पैराग्राफ नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है।
सुन लेते हैं फिर से। किसी भी पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा। कैसे? स्पष्ट है। पहला ये है कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसकी जिम्मेदारी है लाइट को ट्रैप करो और सिंथेसिस करो एटीपी और एनएडीपीएच का। और डार्क रिएक्शन दूसरा जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करो, एक मेन काम। दूसरा पहला वाला जो है वो लाइट पर सीधे डिपेंड है, उसका नाम लाइट रिएक्शन है। दूसरा वाला सीधे डिपेंड नहीं है, इसका नाम डार्क रिएक्शन है। तो डिपेंड किस पर है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से? एटीपी और NADPH2 पर डिपेंड है। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है, डार्क रिएक्शन भी लाइट ही में होती है। ये भी मत समझिएगा कि डार्क रिएक्शन के लिए डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है, ये भी क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट होती है। बस एक डायरेक्ट डिपेंड होती है और एक इनडायरेक्ट। तो इस पैराग्राफ से एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल आने की संभावना है। वास्तव चैप्टर तो यहां से शुरू होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि इसमें बहुत कुछ यहां दिया हुआ है। चलिए, लुकिंग एट द प्लांट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड इन ग्रीन इन देयर लीफ इवन इन द सेम प्लांट? We can look for the same answer। अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करेंगे। to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through जो लिखा ये काम का क्वेश्चन है। वैसे आपके सिलेबस में ज्यादा ये है नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि किसी लीफ में डिफरेंट जो पिगमेंट होते हैं यदि उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो किस प्रोसेस से सेपरेट करेंगे? तो आंसर देंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एक क्वेश्चन ये आपको मिल गया। क्रोमेटोग्राफिक यहां से टेक करो। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, जब पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट किए गए तो पता चला जो लीफ में पिगमेंट हैं, जो हमको कलर उसका देखने को मिल रहा है, वो एक पिगमेंट से नहीं होता है, वो एक पिगमेंट से नहीं होता है। ड्यू टू किसने पिगमेंट? तो आंसर देंगे क्या? 4 पिगमेंट। अब 4 पिगमेंट कौन से हैं? तो एक है क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी, एक है जैंथोफिल और एक है कैरोटिनॉइड। तो ये क्वेश्चन मिलेगा कि लीफ में पाए जाने वाले पिगमेंट को किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है? आंसर देंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से ये पता चला कि लीफ का जो कलर है वो एक पिगमेंट से नहीं है। कितने पिगमेंट हैं? 4। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए है, बी है, जैंथोफिल और कैरोटिनॉइड। सबके अपने अपने कलर हैं। जैसे क्लोरोफिल ए का ब्राइट आर क्या? ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन। जैंथोफिल का येलो होता है और कैरोटिनॉइड का येलो से येलो ऑरेंज। तो हो सकता है ABCD करके मैचिंग कर दे, इधर चारों पिगमेंट लिख दे, उधर चारों पिगमेंट के कलर लिख दे, आपसे मैचिंग करवा ले। तो यहाँ मैचिंग का एक क्वेश्चन बन सकता है। Let us now see what role various pigment play in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में अलग अलग पिगमेंट का क्या रोल है? पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब क्या? लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? उसका आंसर क्लोरोफिल ए ही है। तो मोस्ट एबंडेंट कौन सा है? तो आंसर देंगे क्लोरोफिल ए। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द ability of chlorophyll A pigment that absorb light of different wavelength। Of course you are familiar with the wavelength of visible spectrum। तो visible spectrum क्या होती है? 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है, या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। जरा फिगर देख लो, फिगर काम का है।
संयोग से क्या किया है इन्होंने, थ्योरी में कुछ लिखा ही नहीं है, सब फिगर में ही है और फिगर से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, अगर हम सिर्फ क्लोरोफिल ए को देखें, अगर हम सिर्फ क्लोरोफिल ए को देखें तो जरा बताओ क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है। तो अगर हम रेंज देख लें तो रेंज यहां लिख लो, यहां क्या लिखा हुआ है 400, 500, 600 और 700, यही तो नैनोमीटर लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल ए का, सिर्फ क्लोरोफिल ए का देखिएगा, तो जरा ए को देखते हैं, ये है ए का, यही तो ए का है। तो जरा बताओ ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है। तो लगभग 400 टू 500 और 600 टू 700, ये ब्लू रीजन है और ये कौन सा रीजन है, रेड रीजन है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हुआ, ब्लू रीजन और रेड। अब सिर्फ क्लोरोफिल बी का देखो, अगर हम सिर्फ क्लोरोफिल बी का देखें, तो अगर हम सिर्फ क्लोरोफिल बी का देखेंगे तो बी की स्थिति ये है, यही तो है बी का। तो बी का भी वही वैसा ही रिजल्ट है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो आप कहोगे 400 से 500 और 600 से 700, या ब्लू रीजन और रेड रीजन। बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल ए और बी की जरा तुलना कर लो, क्लोरोफिल ए और बी का कंपेयर कर लो। तो जरा बताओ ए में एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहां है, ए में एब्जॉर्प्शन कहां ज्यादा है, तो यहां ज्यादा है और वहां कम है। और बी में भी यहां ज्यादा है, वहां क्या है, कम है। दोनों में वही सेम है, ए में कहां ज्यादा कहां कम, तो ब्लू रीजन में ज्यादा है, रेड रीजन में कम। और बी में भी ब्लू रीजन में ज्यादा है, रेड रीजन में कम। लेकिन सिर्फ अगर हम इतने को ही देखें, केवल हम ब्लू रीजन ही देखें, अब बताओ, तो कहोगे 400 से 500 नैनोमीटर में क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, किससे, क्लोरोफिल ए से। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना देखें तो ए का ज्यादा है, बी का कम। ये क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ये एग्जामिनर को कभी भी नजर आ जाएंगे। फिर से सुन लेते हैं, सिर्फ ए को देखें तो कहां कहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, 400 से 500, 600 से 700, ब्लू रीजन और रेड रीजन। तीन मेन रीजन माने जाते हैं। ये कौन सा रीजन है, ये है ब्लू रीजन, ये है ग्रीन और ये है रेड रीजन। तो बताओ किसमें ज्यादा है, ब्लू और रेड। बी में किसमें ज्यादा है, ब्लू और रेड। दोनों की तुलना करें, ब्लू और रेड में अगर तुलना करें तो कहो कि ब्लू में ज्यादा है, किससे, रेड रीजन से, चाहे ए का हो चाहे बी का हो। अब हम सिर्फ इतने को देखेंगे, 400 से 500 नैनोमीटर वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम क्लोरोफिल ए और बी का एब्जॉर्प्शन देखें तो बताओ किसका ज्यादा किसका कम। तो भैया बी का ज्यादा है, किससे, ए से। लेकिन अगर इस रीजन में देखें तो ए का ज्यादा है बी से। ये आप याद रखिएगा, कहां ए ज्यादा है और कहां बी ज्यादा है। तो 400 से 500 में कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है, किससे, ए से। और 600 से 700 में ए ज्यादा है बी से। तो ये एग्जामिनर की नजर में आ जाएगा कि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी से ज्यादा होता है, कहां 600 से। और क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी से कम होता है, कहां, तब कहोगे 400 से 500। ओवरऑल देखोगे तो 400 से 500 में दोनों का ज्यादा है, दोनों का वहां कम है। मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहां है, मिनिमम कहां है, 500 से 600। यहां मिनिमम क्यों है, तो ध्यान से सुने, जो जिस कलर का होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, जो जिस कलर का होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसी नाते इस लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट। तो मैक्सिमम कहां और मिनिमम कहां। और ऑर्डर आपसे पूछे तो एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर ये है कि ब्लू में सबसे ज्यादा, रेड में उससे कम और ग्रीन में सबसे कम, हाँ या ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है
कि अगर ब्लू, रेड और ग्रीन रीजन का ऑर्डर आपसे पूछेगा तो ब्लू में सबसे ज्यादा, उससे कम और उससे कम किसमें? ग्रीन। मिनिमम किसमें? ग्रीन। मैक्सिमम किसमें? ब्लू। ग्रीन में मिनिमम क्यों? तो ये ग्रीन लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट। चलो इसको मिटाते हैं। अब इसको देखो, सिर्फ कैरोटीनॉइड को देखोगे तो अगर हम सिर्फ कैरोटीनॉइड के देखेंगे, सिर्फ कैरोटीनॉइड को देखेंगे तो ध्यान से देखें, इसका सिर्फ एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? ये क्या है? 400 और ये क्या है? 500। सिर्फ कहां हो रहा है? 400 टू 500। कहां नहीं हो रहा है? यहां भी तो नहीं हो रहा है और यहां भी नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कैरोटीनॉइड पिगमेंट कौन सी लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे? तो आंसर क्या दोगे? सिर्फ और सिर्फ 400 टू 500। इतने क्वेश्चन डायग्राम में है, इसमें से एक भी पॉइंट आपको आगे लिखा नहीं मिलेगा। आगे बढ़े। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां दो चीजें एक साथ दिखाई गई हैं। यहां जो ये वाला कलर है वो एब्जॉर्प्शन है, तो ये देखो एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, और ये एक्शन दिखाया गया है। तो दिख रहा है कि भाई जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा वहां एक्शन ज्यादा, और जहां एब्जॉर्प्शन कम वहां एक्शन कम। फिर एब्जॉर्प्शन बढ़ा, फिर क्या? एक्शन बढ़ा। तो जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा वहां एक्शन ज्यादा, और जहां एब्जॉर्प्शन कम वहां एक्शन कम। बस एक बात याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी, जरा आराम से बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का ही पूछ रहे हैं, तो तुरंत आंसर दोगे क्या? 400 से 500 या क्या कहोगे? ब्लू रीजन। लेकिन अगर मैक्सिमम एक्शन पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा। एक्शन का ऑर्डर, मैक्सिमम एक्शन हमको कहां मिलेगा? रेड रीजन में। तो अभी हमने एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या लिखा था बेटा? पहले लिखा था ब्लू, फिर लिखा था रेड, और फिर क्या लिखा था? ग्रीन। ये एब्जॉर्प्शन का है। अगर एक्शन का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। एक्शन का पूछेगा तो रेड ज्यादा हो जाएगा, किससे? ब्लू से। अब ऐसा कैसे हो गया? तो ध्यान से सुने, क्वेश्चन पूछा जाता था कि ब्लू रीजन की जो लाइट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस का रेट रेड रीजन में ज्यादा होता है। क्यों? तो होता यह है कि ब्लू रीजन की जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है वो मोस्ट ऑफ टेम्परेचर बनाने में ही यूज हो जाती है, तो कम पोर्शन उसका यूज हो पाता फोटोसिंथेसिस में। इसी नाते ब्लू की फोटोसिंथेसिस रेड से क्या हो जाती है? कम। ना समझ में आए तो ये ऑर्डर आप याद रखोगे। क्या? ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो ब्लू, रेड और ग्रीन, और ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस या एक्शन, तो रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन। एक और क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगी? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में। लेकिन रेड ऑप्शन में हो तो, अरे तो ऑप्शन में देखो क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा व्हाइट लाइट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? तो सबसे बढ़िया आंसर क्या है? व्हाइट लाइट। लेकिन उससे भी अच्छा आंसर है, उससे बढ़िया आंसर है इंटरमिटेंट। क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है, तो सबसे बेस्ट आंसर इंटरमिटेंट, उससे खराब व्हाइट, उससे खराब रेड, उससे खराब ब्लू, उससे खराब क्या होगा? ग्रीन। तो असली ऑर्डर ये निकला, सबसे ज्यादा इंटरमिटेंट, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर ब्लू और फिर ग्रीन। ये फाइनल ऑर्डर आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस के केस में अगर क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होगी, तो सबसे बढ़िया आंसर आप इंटरमिटेंट लाइट लगाओगे। ना मिले तो व्हाइट लाइट लगाओगे, वो भी ना मिले तो रेड लगाओगे, तब ब्लू लगाओगे, और वो भी ना मिले तब कहां जाओगे? ग्रीन। मिनिमम किसके पास है? ग्रीन के पास।
अब पढ़ लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। करा फिगर को देखो और डिटरमाइन करो वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो क्या बताओगे भैया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन सा? 400 टू 500। कह रहा तेरा बी को देखो वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो फिर वही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्या होगा? ब्लू और रेड ही तो होगा। अगर दो दो ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू एंड रेड, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस फिर ब्लू एंड रेड। क्वेश्चन तो तब होगा जब ब्लू अलग दिया होगा और रेड अलग दिया होगा, तब आंसर क्या लगाओगे? रेड लगाओगे। कैन यू सी दैट वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल इज, क्या दिया है? ब्लू एंड रेड एक साथ दिया है, और यही क्या होता है? हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वी कैन कैलकुलेट दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। कंफ्यूजन ना करें, मैं रिपीट किए दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, आंसर ब्लू एंड रेड देंगे। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो भी ब्लू एंड रेड देंगे। क्वेश्चन तो तब अच्छा होगा जब अलग मिलेगा ब्लू और अलग मिलेगा रेड, तब आंसर याद रखेंगे। तब क्या बताएंगे? एब्जॉर्प्शन में मेन आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्लू, और एक्शन में मेन आंसर कौन सा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। पैराग्राफ ये भी बढ़िया है। दीज ग्राफ टुगेदर शोज दैट। अच्छा, तो ग्राफ देखो, जो भी मैंने आपको समझाया है वो सारा खेल ग्राफ से है। यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहां केवल दो लाइनें लिखी हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड रीजन, एक क्वेश्चन, और चीफ पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। दो क्वेश्चन केवल इतने भर में यहाँ लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे हैं। इस पैराग्राफ इस पर नजर पड़ेगी एग्जामिनर की तो बहुत सारे सवाल एग्जामिनर यहाँ डिजाइन कर सकता है। These graph together shows that most of photosynthesis takes place in कहाँ? ब्लू एंड रेड रीजन। चूज करना पड़ेगा तो रेड लगाइएगा। Some photosynthesis does not takes place other wavelength of visible spectrum. Let us see how this happen. क्लोरोफिल ए क्या है? मेजर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ही मेजर पिगमेंट है जो ट्रैप करता है लाइट को। एंड अदर थाइलोकाइड पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड है, इनका नाम एसेसरी पिगमेंट है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेंगे किसको? लाइट को, और ट्रांसफर कर देंगे एनर्जी को किसके? क्लोरोफिल ए। कह रहा है इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा होगा वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को क्या करेंगे? यूटिलाइज कर सकेंगे। लेकिन और क्या फायदा होगा? प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए को। कहां से? फोटो ऑक्सीडेशन से। चैप्टर की काम की बातें शुरू हो गई। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? फोटोकेमिकल। बातचीत ना करो बेटा। फोटोकेमिकल फेज। इंक्लूड क्या? लाइट एब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन में? तो सबसे पहला काम क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या होगा? वाटर को स्प्लिट करेंगे, और क्या होगा? ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, और क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। नाम क्या है? तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट रिएक्शन में क्या 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 होता है तो चार ऑप्शन दोगे। क्या क्या? लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का रिलीज, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो इस प्रोसेस में क्या है? इन्वॉल्व हैं। पिगमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं क्या? दो,
डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट फॉर्म में LHC कहते हैं। विद इन द, इनका एक का नाम क्या है, फोटो सिस्टम 1, शॉर्ट फॉर्म में PS1 कहते हैं, और दूसरा फोटो सिस्टम 2, शॉर्ट फॉर्म में PS2 कहते हैं। इनके नाम किस आधार पर हैं, तो कहोगे सीक्वेंस ऑन देयर डिस्कवरी, किस आधार पर नहीं है, सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन। लाइट रिएक्शन में काम कौन पहले करता है, इस आधार पर 1 और 2 नहीं है, इस आधार पर 1 और 2 है कि डिस्कवरी किसकी पहले हुई है। किसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो किसका बना होता है, सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल, जो किससे बाउंड होते हैं, प्रोटीन। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी पिगमेंट, बस किसको छोड़ दो, किसी एक क्लोरोफिल ए को छोड़ दो, जो क्या बनाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। जिसको छोड़ोगे उसको छोड़ के बाकी लोग क्या होंगे, जिसको छोड़ोगे उसको छोड़ के, मतलब एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, तो आंसर क्या देंगे, एंटीना होंगे। These pigment help to make the photosynthesis more efficient by absorbing क्या, different wave। जो सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए आपने छोड़ दिया था उसका नाम क्या होगा, उसका नाम रिएक्शन सेंटर होगा। ये आया हुआ सवाल है नीट में, रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम। क्यों, पिगमेंट सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना है, 700 नैनोमीटर। इसी जहां कहीं हैंस लगा होगा वहां एसर्शन रीजन बन जाएगा। पिगमेंट सिस्टम 1 का नाम P700 है, ये एसर्शन है, रीजन। अरे तो रीजन ये है कि इसका जो रिएक्शन सेंटर है उसकी एब्जॉर्प्शन पीक कितनी है, 700। इसी तरीके से पिगमेंट सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना है, 680 नैनोमीटर, और इसी नाते इसका नाम क्या हुआ, P680। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। करा पिगमेंट सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करेगा कहां तक, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, और वो भी किस रीजन की है भाई, 600 से 700 तो रेड रीजन में आता है ना, इसका मतलब रेड लाइट है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और जंप करके ऊपर की ऑर्बिट में चला जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन को कौन पिक कर लेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो पास करेगा इलेक्ट्रॉन को कहां, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि किसका बना होगा, साइटोक्रोम। सब सवाल ही सवाल हैं, पहले ये डायग्राम देख लो। ये मान लेते हैं कि P680 है और ये मान लेते हैं P700 है। देखो हो क्या रहा है, ये लाइट आई तो P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को गया, यहां भी लाइट आई, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी कहां गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाता है वो किसी ना किसी आगे को दे दिया जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे दिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना किसका होगा, आंसर देंगे साइटोक्रोम का बना होगा। दीज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होता है, डाउन हिल इन टर्म ऑफ एन क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर लेगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या इसको कहेंगे क्या, रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कभी यूज अप नहीं होता है, ये पास होता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अंततः पास ऑन टू द क्या, पिगमेंट सिस्टम 1 को चला गया। देखो पिगमेंट सिस्टम 1 को आ गया, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन जो PS1 से होगा एक्साइट होकर के, कब, जब ये रिसीव करेगा रेड लाइट, बस वेवलेंथ कितनी होगी, 700, और ये भी ट्रांसफर कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को किसको, अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि कहां होगा। तो ये ग्रेटर हायर का जरा कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, कंफ्यूजन ना पैदा करना। इधर देखो,
जब इलेक्ट्रॉन इधर को चला है तो ये अपहिल है, फिर ये इधर को चला है ये डाउनहिल है, फिर ये क्या है अपहिल है, और फिर ये क्या है डाउनहिल है। तो फाइनली क्या है, ये फाइनली डाउनहिल है। फिर से सुनते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल भी हो रहा है और डाउनहिल। जैसे पिगमेंट सिस्टम 2 से निकल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गया, ये अपहिल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये डाउनहिल है, फिर ये अपहिल है और फिर ये डाउनहिल है। इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या डाउनहिल अगेन, ये डाउनहिल मूव किया। दिस टाइम ए मॉलिक्यूल ऑफ क्या एनर्जी रिच, जिसका नाम NADP प्लस। अब इस किसके पास गया था NADP प्लस के पास, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहां से शुरू हुआ था, पहले देखो बेटा क्या हुआ अपहिल, कहां तक गया एक्सेप्टर, फिर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां गया PS1, फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ किसको एक्सेप्टर को, और फाइनली फिर से क्या हुआ डाउनहिल कहां तक NADP, जिससे रिड्यूस होकर के क्या बन गया NADPH प्लस H। इसको कहते क्या है Z स्कीम। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक शेप, शेप इज फॉर्म्ड व्हेन सभी कैरियर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस इन द रेडॉक्स पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में 2 ही सवाल हैं। वाटर की स्प्लिटिंग से क्या 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 निकलता है, तो कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे और ऑक्सीजन नेसेंट निकलेगी। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल तोड़ दोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी। मतलब एक ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए 2, तो 6 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए 12। शुरू में पूछा था ना कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 12 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। क्यों, एक ऑक्सीजन के लिए 2 लगे हैं, तो 6 ऑक्सीजन के लिए कितने लग जाएंगे 12 लग जाएंगे। दूसरा, वाटर की स्प्लिटिंग कहां होती है, PS1 पर कि PS2 पर, तो PS2 पर होती है। 2 ही क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो किसकी स्प्लिटिंग निकलती है, वाटर की। कहां पर होता है PS2 पर। बस देख लेते हैं क्या लिखा है। You would then ask how PS2 supply electron continuously, क्योंकि PS2 का तो इलेक्ट्रॉन गया था ना, लेकिन PS1 वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको तो मिल गया PS2 से। PS2 के पास कहां से आएगा, तो लिखा है द इलेक्ट्रॉन दैट फ्रॉम क्या फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी क्या रिप्लेस। और ये काम कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद PS2। वाटर जब स्प्लिट करेगा 2 प्रोटॉन नेसेंट ऑक्सीजन और क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या मिलेगा ऑक्सीजन, जो कि एक प्रोडक्ट है किसका फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन नीड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। जो PS1 से निकला था उसको किसने सप्लाई कर दिया PS2 ने। ध्यान से सुनिएगा, जो PS1 से निकला उसकी सप्लाई PS2 ने किया, और जो PS2 से निकला उसकी सप्लाई वाटर से हो गई। We need to emphasize here that water splitting complex is associated with PS2 which itself is physically located on कहाँ inner side of the membrane of the क्या thylakoid। Then where are the proton and oxygen। जो प्रोटॉन और ऑक्सीजन होंगे वो कहाँ रिलीज होंगे, तो कहाँ रिलीज होंगे ल्यूमेन में, या बाहर की तरफ कहाँ रिलीज होंगे ल्यूमेन में। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल आ ही जाता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और उसके बाद जो ये दिया हुआ है यहां से कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही रहा है सवाल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेबिलिटी है कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनर्जी को कहां से, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से, और उसको स्टोर कर सकते हैं किसके फॉर्म में, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में।
स्पेशल सब्सटेंस जिसका नाम क्या है एटीपी कैरी दिस एनर्जी कहाँ इन केमिकल बॉन्ड द प्रोसेस थ्रू विच यहाँ शुरू हुआ है। ऊपर की दो लाइनें तो केवल माहौल बनाने में खर्चा किया है। प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज इज नेम्ड क्या इज नेम्ड फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन हो गया दो जगह कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ क्लोरोप्लास्ट। वो फास्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोराइलेशन और वो फास्फोराइलेशन जो क्लोरोप्लास्ट में होता है उसी का नाम फोटोफास्फोराइलेशन। टिक कर लो। फोटोफास्फोराइलेशन क्या है तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लाइट। व्हेन दो फोटो सिस्टम काम करते हैं साथ में, पहले काम करे PS2 और बाद में काम करे क्या PS1, तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। जब टू फोटो सिस्टम कनेक्ट हो जाएं किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम, तो क्या बनेगा एटीपी भी बनेगा और क्या बनेगा NADPH। किसमें अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। लेकिन जब केवल क्या करे PS1 काम करे और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहे किसमें फोटो सिस्टम में, तो जो फास्फोराइलेशन होगा उसका नाम साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। पॉसिबल लोकेशन जहां ये होता है वो कहां है तो आंसर क्या देंगे स्ट्रोमा लैमेली है। मेम्ब्रेन या लैमेली ऑफ ग्रेना में क्या पाए जाते हैं PS1 और क्या PS2, जबकि स्ट्रोमा लैमेली में क्या नहीं होता है PS2 नहीं होता है एज वेल एज और क्या नहीं होता है रिडक्टेज एंजाइम। यहाँ एसर्शन रीजन है बेटा, यहाँ एसर्शन रीजन है कि यहाँ पर साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन क्यों चलता है, यहाँ साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन क्यों चलता है तो उसके दो कारण दिए हैं। क्या दिया है पहला कारण ये दिया है कि स्ट्रोमा लैमेली में क्या नहीं है भाई नॉन साइक्लिक के चलने की शर्त यह है कि PS1 और PS2 दोनों होने चाहिए और दूसरी शर्त है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम होना चाहिए। यहाँ दो कमियां हैं। पहला क्या कमी है क्या नहीं है PS2 नहीं है और क्या नहीं है NADP रिडक्टेज। तो जब ये दो नहीं है तो क्या नॉन साइक्लिक चला पाओगे नहीं, क्या चलेगा साइक्लिक। इसी नाते जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो किसको नहीं जाएगा NADP प्लस, इसका मतलब वापस आ जाएगा किसको PS1 थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ क्या सिंथेसिस ऑफ ATP, लेकिन क्या नहीं बनाएगा NADPH प्लस। ये टिक कर लो, ये एज सच याद कर लीजिएगा। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन आल्सो अकर कब जब केवल लाइट मिले क्या बियॉन्ड 680। ध्यान से सुनो, अगर 680 के नीचे लाइट मिले ही ना तो क्या PS2 काम कर पाएगा। अब काम करता है उसको 680 तक मिलती है। अगर 680 के ऊपर ही मिले 680 के नीचे की लाइट ही ना मिले तो क्या PS2 एक्टिवेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और अगर PS2 एक्टिवेट नहीं होगा तो बताओ कौन सा चलेगा। तो ध्यान से सुने, ग्रेना लैमेली में कौन सा होता है साइक्लिक की नॉन साइक्लिक, दोनों होते हैं। समझ नहीं पा रहे हो बात को, ग्रेना लैमेली में कौन से होते हैं दोनों होते हैं। इन जनरल नॉन साइक्लिक होता है, लेकिन मान लेते ग्रेना लैमेली है और लाइट दे दी जाए 680 के ऊपर तो है ग्रेना लैमेली और लाइट दे रहे हो 680 के ऊपर तो बताओ कौन चलेगी है साइक्लिक चलेगी ना। इसका मतलब ग्रेना लैमेली में क्या चल सकती है साइक्लिक चल सकती। कब कब जब 680 के ये लाइन बहुत बढ़िया लिखी हुई है, फिर से सुन लीजिए। इसको कहां रखे थे भाई, हाँ जेब में काहे रखेंगे
हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन है। पहला सवाल, अगर किसी में PS1 और PS2 दोनों काम करते हो तो नॉन साइक्लिक, और अगर सिर्फ PS1 काम करता हो तो साइक्लिक। अगर दोनों काम करेंगे नॉन साइक्लिक चलेगा तो प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा? ATP और NADPH। और अगर साइक्लिक चलेगा तो प्रोडक्ट में सिर्फ ATP मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, साइक्लिक कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक कहाँ होता है? तो ग्रेना लैमेली में वैसे साइक्लिक होता है और स्ट्रोमा लैमेली में नॉन साइक्लिक होता है। स्ट्रोमा लैमेली में नॉन साइक्लिक क्यों होता है? दो शर्तें हैं। पहली, पिगमेंट सिस्टम 2 एब्सेंट होता है, और दूसरी शर्त NADP रिडक्टेज नहीं। इसी नाते इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं जाता है? NADP प्लस के पास। तो फिर कहां वापस आ जाता है? पिगमेंट सिस्टम 1 के पास। तो क्या नहीं बन पाता है? क्या नहीं बन पाता है? NADPH प्लस H। तो फिर क्या केवल बनता है? ATP बनता है। लेकिन अगर लाइट 680 के बियॉन्ड ही दे रहे हो तो क्या चलने लगेगी? केवल साइक्लिक चलेगी। क्या नहीं चलेगी? नॉन साइक्लिक। पेपर उठा के देखें, लगातार 2 साल से क्वेश्चन केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है हेडिंग, कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP, इस बार भी एक क्वेश्चन आया है, हाउ एक्चुअली ATP सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन। पहला सवाल तो यही है कि ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? तो कहोगे ये एक्सप्लेन करती है किसको? मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस, ATP की सिंथेसिस जुड़ी है किससे? डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस क्या? मेम्ब्रेन। बस यहाँ मेम्ब्रेन कौन सी है? थाइलेक्वाइड। और वहां मेम्ब्रेन कौन सी होती है? वहां का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, वहां इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ कौन सी है? थाइलेक्वाइड। देयर इज वन डिफरेंस, यद्यप प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। कहाँ होती है? ल्यूमेन। डायग्राम देख लो जरा, ये है थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड की इतनी मोटी मेम्ब्रेन दिखा रखे हैं, ये है ल्यूमेन। यहाँ प्रोटॉन इकट्ठा होता है, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। मेम्ब्रेन के नाम पर यहाँ कौन सी मेम्ब्रेन है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और वहां कौन सी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। चलो अच्छा, पहले डायग्राम ही समझ लो, फिर थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। सिर्फ 3 क्वेश्चन यहां याद रखने हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल यह है कि ATP कब बनता है? तो कहोगे जब H प्लस मूव करता है। कहां से कहां? तो कहोगे ल्यूमेन से स्ट्रोमा। सीधा सीधा आंसर है। फिर से सुनते हैं, ATP कब बनती है? जब प्रोटॉन मूव फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। जैसे कहोगे मूव, वैसे पूछेगा क्यों? तो कहोगे यहां पाए जाते हैं हाई। तो जैसे कहोगे यहां पाए जाते हैं हाई, वैसे पूछेगा हाई कहां से आ गए? तो हाई कहां से आए हैं यही आपको समझना है बस। तो हाई होने के 3 तरीके हैं। प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई इन ल्यूमेन ड्यू टू 3 रीजन। पहला रीजन देखें कि जब पिगमेंट सिस्टम 2 एक्साइट होकर के अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है और ये पिगमेंट सिस्टम 1 तक आता है। जैसे कहाँ जाएगा? तो यहाँ से प्लास्टोक्यूनान को जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6F को जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन को जाएगा, तभी तो PS1 को आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तब प्रोटॉन कहाँ से? स्ट्रोमा से उठा करके कहाँ रिलीज कर दिए गए? ल्यूमेन में। एक कारण के लिए। दूसरा, वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोटॉन निकलता है, वो ल्यूमेन में ही गिरता है। दूसरा। तीसरा, चूंकि बाहर NADP को रिड्यूस करने में H प्लस यूज हो रहा है, तो बाहर कम होगा तो रेस्पेक्ट में अंदर ज्यादा होगा। फिर से सुनते हैं, केमी ऑस्मोटिक सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रही है कि ATP कब बनती है? जब प्रोटॉन मूव करता है कहां से कहां? ल्यूमेन से स्ट्रोमा। क्यों मूव करता है? क्योंकि ल्यूमेन में हाई होते हैं। हाई कहां से आ गए? 3 कारण। पहला,
जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1, तब प्रोटॉन पंप कर दिए जाते हैं कहां से कहां, स्ट्रोमा से ल्यूमेन। दूसरा, वाटर की स्प्लिटिंग से जो प्रोटॉन निकलते हैं वो ल्यूमेन में गिरते हैं तो ल्यूमेन में बढ़ जाते हैं। और तीसरा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन खर्चा हो रहा है NADP को रिड्यूस करने में, तो स्ट्रोमा में कम होगा तो ल्यूमेन में अपने आप ज्यादा। बस इतना ही आपको याद रखना और कुछ नहीं समझना है। अब देखो क्या लिखा है NCERT पढ़ते हैं। लिखा है रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो वहां भी प्रोटॉन एक्यूमुलेट करता है कहां, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेटर अंडरस्टैंड व्हाट काजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट, बस यही समझना है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रॉस मेम्ब्रेन कैसे बना। तो कहोगे वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द शेप एंड काज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। पहला कारण देखो क्या लिखा है, पहला कारण है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग एक्यूमुलेट द कहां, ल्यूमेन। पहला कारण बिल्कुल क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा ही मेन कारण है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव करता है पिगमेंट फोटो सिस्टम, तो प्रोटॉन भी क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसा कैसे हो जाता है, बिकॉज, तो देखो बिकॉज लिखा है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो लोकेटेड है किधर की तरफ, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, वही ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता है बल्कि किसको दे देता है, प्रोटॉन कैरियर। हेंस द मॉलिक्यूल, हेंस दिस मॉलिक्यूल का मतलब प्रोटॉन रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द क्या, स्ट्रोमा और ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था तब ये किसको मूव करा देगा, प्रोटॉन को, कहां से, स्ट्रोमा से, और कहां छोड़ देगा, ल्यूमेन। दिस मॉलिक्यूल पास इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटॉन रिलीज ऑन द इनर साइड ऑफ क्या, ल्यूमेन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। घुमा फिरा करके समझ में क्या आना चाहिए, तो समझ में सिर्फ एक लाइन है, जब पिगमेंट सिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने वो इलेक्ट्रॉन लिया, उसको तुरंत आगे इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए था, लेकिन तुरंत आगे ना दे करके उसने प्रोटॉन कैरियर को दे दिया, और प्रोटॉन कैरियर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन आगे जब दिया तो प्रोटॉन उठा के कहां छोड़ दिया, ल्यूमेन में। बस इतनी सी बात है। तीसरा क्या है, NADP रिडक्टेज कहां लोकेटेड है, स्ट्रोमा साइड पर है। इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, PS1। प्रोटॉन नेसेसरी है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। ये प्रोटॉन कहां से उठा लोगे, कहां से, स्ट्रोमा। तो जब प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठा लोगे तो स्ट्रोमा में कम नहीं हो जाएंगे, तो ल्यूमेन में ज्यादा हो जाएंगे रिस्पेक्ट में। ये जो लाइन लिखी है, विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा क्या होंगे, जबकि ल्यूमेन में क्या होगा, और इससे क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एज वेल एज क्या घट जाएगा, पीएच इन ल्यूमेन। वी आर सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, कह रहा है इतना प्रोटॉन ग्रेडियंट के चक्कर में क्यों पड़े हो, क्यों समझने का प्रयास कर रहे हो। लिखा है दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट, जब ये ब्रेकडाउन होता है तभी क्या बनती है, ATP। दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन कैसे, तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। कौन सा, किसके थ्रू पार होते हैं, CF0 ऑफ द ATP सिंथेज। अब जरा डायग्राम देख लो, अगर डायग्राम को ध्यान से देखें
तो ये पूरा एटीपी सिंथेज एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स है, और ये उसका पोर्शन कौन सा है, CF0, और ये कौन सा है, CF1। देखो प्रोटॉन इसी के थ्रू तो पार हो रहा है, तो मेम्ब्रेन को पार करने के लिए किसकी मदद ली गई, CF0। उसके बाद मिलेगा क्या, CF0। जब इसके बगल से गुजरेगा तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेज आएंगे और तुरंत एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी में। एज सच एग्जाम में आया है, एज सच क्या, एटीपी सिंथेज में कितने हिस्से हैं, 2। एक का नाम CF0 जो कि कहां धसा है, और यही क्या बनाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, और यही फैसिलिटेट करता है क्या, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन। जबकि दूसरा पोर्शन कौन है, CF1, ये प्रोट्यूड है कहां, आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और यही फेस कर रहा है किसको, स्ट्रोमा। जब ब्रेकडाउन होता है प्रोटॉन के ग्रेडियंट तो क्या मिलती है, एनर्जी। उससे क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेज किसमें होता है, CF1, और तभी एटीपी सिंथेसाइज, तभी एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम क्या करेगा, सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड क्या बना देगा, क्या बना देगा, एटीपी। इसी साल या लास्ट ईयर, हमें उम्मीद है इसी साल शायद आया था, ये पैराग्राफ पूछ लिया गया, नीट लिख लीजिए यहां। इतना ही क्वेश्चन लिखा था, केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स, क्या चाहिए। तो पहली बात तो भैया ये कि मेम्ब्रेन चाहिए। बताओ मेम्ब्रेन कौन सी है, वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। और क्या चाहिए, प्रोटॉन का पंप चाहिए। प्रोटॉन पंप कहां लगा बेटा, प्रोटॉन पंप लगा कहां, भूल गए। प्रोटॉन पंप लगा दूसरे स्टेप में। प्रोटॉन एक्यूमुलेट करने के 3 तरीके थे। जो दूसरा तरीका था जिसमें स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमेन में ले गए थे, स्ट्रोमा में लो था, ल्यूमेन में हाई थे, लो से हाई की तरफ ले जाओगे तो एक्टिव की पैसिव, एक्टिव, तो पंप नहीं लगेगा। तो पंप लगेगा कौन सा, प्रोटॉन पंप। और क्या चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट। और क्या चाहिए, भूलेंगे नहीं, इसी साल पूछा गया है। एनर्जी यूज होती है टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट क्या, ग्रेडियंट या हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड लुमेन। एटीपी सिंथेसिस में एक चैनल होता है जो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक द मेम्ब्रेन, जिससे रिलीज होती है क्या, एनर्जी। एक्टिवेट होता है क्या, एटीपी सिंथेस, और बनते हैं क्या, एटीपी। along with the NADPH produced by the movement of electron, ATP used immediately in the क्या, biosynthetic reaction takes place in stroma responsible for fixing क्या, CO2 and synthesis of sugar। अभी तक का जो पढ़ा है यहां से स्टार्ट हो जाएगी डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज। कह रहा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, जिसका नाम एटीपी है, NADPH है, और क्या है, O2। इसमें से O2 अब कहीं यूज नहीं होने वाली है, वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी, जबकि ATP और NADP यूज होगी, और यही अंततः उससे बनेगा क्या, सिंथेसिस ऑफ फूड, या मोर एक्यूरेटली क्या कह सकते हैं, शुगर। और यही क्या है, बायोसिंथेटिक फेज। दिस प्रोसेस डज नॉट, देखो क्या लिखा है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट डिपेंडेंट ऑन क्या, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से, CO2 और वाटर के अतिरिक्त ये भी चाहिए। You wonder how this could be verified? So simple, immediate after light become unavailable, biosynthetic process continue for some time, लेकिन बाद में क्या हो गई, स्टॉप हो गई। लाइफ अगर अवेलेबल हो जाएगी तो फिर से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज या डार्क फेज इज मिसनोमर,
डिस्कस एमंग द योरसेल्फ, डिस्कस करने का टाइम नहीं है। लेट अस नाउ सी हाउ एटीपी एंड एनएडीपी कंबाइन यूज टू सिंथेसाइज। वी सा अर्लियर दैट, अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करेंगे। CO2 combined with water to produce CH2O की पावर n or sugar. It was interest to scientists to find how this reaction proceed, or rather what is the first product of formed when CO2 is taken just after World War II. Among the several effect, पहली बार रेडियो एक्टिविटी का कुछ क्या किया गया, बेनिफिशियल यूज किया गया। ये काम किसने किया, मेल्विन केल्विन। इन्होंने क्या यूज किया, कार्बन 14, और किसमें यूज किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस। और डिस्कवर कर क्या कि पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या था, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। He also contribute to working out the complete biosynthetic pathway, और इसी नाते इसका नाम क्या है, केल्विन साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज, तो क्या नाम था, फास्फोग्लिसरिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PGA। हाउ मेनी कार्बन, तो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन। समझ में आए और चाहे ना आए, ये पैराग्राफ याद जरूर होना चाहिए, सवाल ही सवाल इसमें भरे पड़े हैं। साइंटिस्ट आल्सो ट्राइड टू नो वेदर, क्या सभी पौधों में PGA ही क्या है, पहला CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट बनता है। तो एक्सपेरिमेंट ने पता किया कि एक और ग्रुप ऑफ प्लांट है जहां पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन इसमें कितने कार्बन हैं, 4, और उसका नाम क्या है, ऑक्सैलोस्टिक एसिड। सिंस CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कितने प्रकार का हो गया, 2। ऐसे पौधे जिसमें पहला प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन C3 एसिड मतलब PGA था, उनका नाम C3 पाथवे। और ऐसे पौधे जिसमें पहला प्रोडक्ट क्या था, कार्बन 4 एसिड OAA था, और उनका नाम C4 पाथवे। 2 ग्रुप ऑफ प्लांट सोज अदर एसोसिएटेड कैरेक्टर वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। लेट अस नाउ आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन दैट व्हाट आस्क बाय साइंटिस्ट। अपने आप से ज्यादा ना पूछो, ज्यादा समझ में आएगा नहीं। हाउ मेनी कार्बन एटम वुड ए मॉलिक्यूल हैव आफ्टर एक्सेप्टिंग क्या, CO2, कितने, वुड हैव 3 कार्बन, जिसका नाम क्या है, PGA। कुछ समझ में नहीं आया। The studies very unexpectedly shows that acceptor molecule क्या था, 5 कार्बन कीटोज। देखो ये भूल जाते हैं स्टूडेंट अक्सर, क्योंकि ये तो सबको रटा है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का नाम क्या है, RUBP, फुल फॉर्म रिबुलोज बिस फास्फेट, जो कि क्या है, 5 कार्बन की, और क्या है, कीटोज शुगर है, ये याद रखिएगा। डू नॉट वरी, साइंटिस्ट आल्सो टुक ए फॉर लॉन्ग टाइम एंड कंक्लूड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन। दे आल्सो बिलीव दैट क्या, फर्स्ट प्रोडक्ट कितना का था, कितने का था। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि CO2 से रिएक्शन होने के बाद 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, तो बताओ CO2 का रिएक्शन किससे हुआ होगा। भैया CO2 का 1 कार्बन प्रोडक्ट में 3 कार्बन तो रिएक्शन करने वाले, 2 कार्बन, ये तो किसी भी पूछेंगे। तो पहले वैज्ञानिक यही तो समझ रहे थे कि देखो भैया प्रोडक्ट कितने का है, 3 कार्बन का है, तो जो एक्सेप्टर होगा वो कितने कार्बन का होगा। बहुत दिनों तक वैज्ञानिक यही माने रहे, बाद में पता चला उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन का। ये कौन सा हिसाब है, 1 को 5 से जोड़ो और 3 मिलेगा, 1 और 5 जुड़ के 3 हो जाएगा, जुड़ के तो 6 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 6 हो जाएगा तो 2 टुकड़े कर देंगे, 3 के हो जाएंगे। यू में स्पेंट कह रहा बहुत साल खर्चा हो गए, तुम 1 मिनट नहीं खर्चा कर रहे हो। स्पेंट मेनी ईयर टू आइडेंटिफाई क्या, 2 कार्बन कंपाउंड
बिफोर दे डिस्कवर क्या, बहुत दिन ये प्रयास किया गया वो 2 कार्बन का कंपाउंड कौन सा है जिससे क्या बन रहा है 3 कार्बन का कंपाउंड। तो क्या समझ में आया, पहला स्टेबल प्रोडक्ट, सुन लो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कि 4, तो 3 का भी है 4 का भी है, नहीं समझ में आई बात, 3 का भी है 4 का भी है। अगर 3 का है तो प्राइमरी एक्सेप्टर है 5 कार्बन का, और वो है कौन, RuBp। अभी दूसरे की तो बात ही नहीं किया है। CO2 में कितने कार्बन, 1, और RuBp में कितने कार्बन, 5। तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन, 3, और उस 3 कार्बन वाले प्रोडक्ट का नाम PGA। फिर CO2 में कितने कार्बन, 1, और PEP में कितने कार्बन, 3। तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन, 4। नाम क्या था, यहां एंजाइम कौन सा, RuB रुबिस्को, यहां, और यहां एंजाइम कौन सा, बस इतना आप याद रखो, इसी से आपका काम चलेगा। फिर से सुन लेते हैं। C3 प्लांट में, C3 पाथवे में CO2 का पहला एक्सेप्टर कौन, RuBp, कार्बन कितने 5, प्रोडक्ट कौन PGA, कार्बन कितने 3, एंजाइम कौन रुबिस्को। C4 पाथवे में CO2 का एक्सेप्टर कौन PEP, कार्बन कितने 3, प्रोडक्ट कौन OAA, कार्बन कितने 4, एंजाइम कौन पेप्केज। ये लिखा भले ही ना याद रखो, ये जरूर याद रखोगे, पहला प्रोडक्ट कौन है, पहला एक्सेप्टर कौन है, और एंजाइम। 6 क्वेश्चन यहां है। C3 पाथवे में पहला एक्सेप्टर, बोल नहीं रहे हो भाई, कौन है RuBp, और कार्बन पहला प्रोडक्ट PGA, और कार्बन 3, एंजाइम रुबिस्को। C4 पाथवे में पहला एक्सेप्टर PEP, कार्बन 3, प्रोडक्ट OAA, कार्बन 4, एंजाइम पेप्केज। बस इतने क्वेश्चन याद रखेंगे। C3 साइकिल, पहले साइकिल देखेंगे, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये है CO2 और ये है RuBp। जब CO2 जुड़ेगा तो क्या कहोगे, कार्बोक्सिलेशन, तो बनेगा 3PGA। उसके बाद होगा रिडक्शन, रिडक्शन में ATP को तोड़ के ADP और NADPH को तोड़ के NADP, तो बनेगा क्या, ट्राइयोज फास्फेट। उसी से आगे क्या बन जाएगा, शुगर बन जाएगा। लेकिन इसी ट्राइयोज फास्फेट से रीजनरेशन करेंगे किसका, RuBp का, और इसमें भी एक ATP खर्चा हो गया। तो जब एक CO2 ये पूरा साइकिल लगाएगी तो क्या होगा, कितने ATP और कितने NADPH2, अभी यहां कैलकुलेट करा देंगे। पहले यहां देखें स्टेप स्टेप कितने हैं, 3। कौन सा, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कहां से कहां तक जाते हैं, कहां से कहां तक भैया, RuBp से PGA तक जाते हैं, और PGA से ट्राइयोज फास्फेट तक रिडक्शन में जाएंगे, और ट्राइयोज फास्फेट से RuBp रीजनरेशन में। चलो इधर आओ, केल्विन और उनके साथियों ने पूरा का पूरा पाथवे की क्या किया, एक्सप्लेन किया, और साइक्लिक मैनर में बताया कि जो RuBp है वो क्या होती है, कैसे। केल्विन पाथवे ऑपरेट एंड वेयर शुगर इज सिंथेसाइज, लेट अस आउटसेट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट केल्विन पाथवे, ये पॉइंट टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन पाथवे अकर इन, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सब में होगा।
इट डज नॉट मैटर वेटर C3 और C4 पाथवे। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा कार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल इन ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, जहां CO2 क्या होगी, यूटिलाइज होगी। किसके लिए, किसका कार्बोक्सिलेशन करोगे, RuBP, और दिस रिएक्शन कैटलाइज बाय द एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज, जिसका रिजल्ट क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, PGA। एंजाइम की एक एक्टिविटी और है, कौन सी, ऑक्सीजनेज। इसी नाते इसका पूरा नाम RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, या शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को। रिडक्शन, देयर इज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, ग्लूकोज। स्टेप इन्वॉल्व क्या, इसमें यूटिलाइजेशन करेंगे कितना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, उससे होगा क्या, फास्फोराइलेशन। ये कौन सा फास्फोर, ATP यूज हो रहा है और फास्फोराइलेशन कह रहे हो। ATP सिंथेसिस को फास्फोराइलेशन कहते हैं कि यूज को कहते हैं, ATP सिंथेसिस। तो यहां तो यूज कर रहे हो, तो फास्फोराइलेशन कैसे कह रहे हो। तो ध्यान से सुनिएगा, जब ATP तोड़ेंगे तो फास्फेट निकलेगा, वो फास्फेट किसी में जुड़ेगा। तो अगर फास्फेट किसी में भी जुड़ गया तो उसका क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन। इसी नाते फास्फोराइलेशन शब्द कहा है। तो 2 ATP यूज करोगे किसमें, फास्फोराइलेशन, और साथ में 2 क्या यूज कर लोगे, NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ पर CO2। पर CO2 न भूलिएगा, एक CO2 के रिडक्शन में कितने ATP और कितने NADPH2 लगेंगे, हैं, 2 CO2 2 ATP और 2 NADH, याद रखेंगे तो 6 लगेंगे। तो 6 में 12 ATP और 12 NADPH। अभी एक स्टेप बाकी, उसमें क्या लग जाएगा ना, फिक्सेशन कितने का, 6 मॉलिक्यूल। तो कितनी साइकिल चलाओगे, 6 साइकिल चलाओगे, और तभी क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। फिर रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, कौन सा, RuBP। ये जरूरी है अगर चाहते हो कि साइकिल क्या हो, कंटिन्यू हो। रीजनरेशन में अलग से क्या लग जाएगा, 1 ATP टू फॉर्म क्या, RuBP। तो 6 साइकिल चलाओगे तो 6 बार रीजनरेशन नहीं करना पड़ेगा, तो 6 ATP और लग गई। तो कुल ATP कितनी लग गई भैया, 12 पहले लग चुकी, 6 और लग गई, कितनी हो गई, 18 हो गए। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, अगर C3 साइकिल में जाएगा तो 3 क्या लगेंगे, ATP, और 2 क्या लगेंगे, NADPH। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना तो कितनी साइकिल चलाओगे, 6 साइकिल चलाओगे। तो कितने ATP लगेंगे, कितने NADPH लगेंगे, तो वो यहाँ दिया हुआ है। CO2 कितने हैं, 6, ATP कितने हैं, 18, NADPH 12। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ग्लूकोज, 18 ADP और 12 NADP। यहां तक पहुंचते पहुंचते एग्जामिनर 3 क्वेश्चन पूरे कर चुका होता है। तो इन जनरल बहुत कम सवाल आते हैं, फिर भी C4 से मिलेगा या बहुत ज्यादा खुश होगा। तो ये जो हेडिंग दी है फोटो रेस्पिरेशन, यहां से भी सवाल आता है। जरा पहले डायग्राम देख ले। एक बात अपने आप दिमाग में रख लीजिएगा कि चाहे साइकिल C3 चला रहे हो चाहे C4, C3 जरूर चलेगी। मतलब C3 पाथवे जरूर चलेगा, चाहे पौधा क्या हो C3 का और चाहे क्या हो C4। हाँ, C4 का होगा तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कोई और होगा बस, लेकिन अंततः क्या चलनी है, केल्विन साइकिल जरूर चलेगी। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चन याद रखेंगे। सबसे पहला सवाल, एटमॉस्फेयर की जो CO2 होए उसका फिक्सेशन किस सेल में होगा, मेसोफिल सेल में होगा। जब आएगा तो किससे जुड़ेगा, PEP से। फिक्सेशन के बाद क्या बनेगा, कार्बन 4 एसिड, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ, बंडल शीथ सेल में। उसका क्या करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में एक CO2 निकल जाएगा, तो कितने कार्बन बचेंगे, 3।
जो एक CO2 निकला वो कहाँ चला गया, केल्विन साइकिल, और उसी से क्या बनेगा, ग्लूकोज। जो 3 बचे उसको वापस कहाँ लाए, किसमें लाए, मीजोफिल सेल, और फिर से रीजनरेशन के 3 ही कार्बन का तो ये होता है। तो दिमाग में चीजें फिट रखना है। यहां बताओ एंजाइम कौन सा लगेगा, यहाँ PEP केज लगेगा, पेपकेज, और यहाँ कौन सा लगेगा, तो फिर आराम से बताएं इसमें किस सेल में पेपकेज लगा और किस सेल में रूबिस्को लगा है। मीजोफिल सेल में पेपकेज लगा और बंडल शीथ में रूबिस्को लगा। ये आप याद रखेंगे। इनिशियल फिक्सेशन और फाइनल फिक्सेशन। इनिशियल फिक्सेशन आप CO2 कहां होता है, कहां, मीजोफिल, और फाइनल फिक्सेशन कहां होता है, बंडल शीथ सेल में। इनिशियल फिक्सेशन कौन एंजाइम करवाएगा, पेपकेज करवाएगा, और फाइनली फिर कौन करवाएगा, रूबिस्को करवाएगा। बस इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। जो एसिड मीजोफिल से बंडल शीथ में आया वो कार्बन 4 था, और जो बंडल शीथ से मीजोफिल में आया वो कार्बन 3 था। ये उल्टा मत करिएगा, कहां से कहां गया है। तो मीजोफिल सेल से बंडल शीथ में जो गया वो कार्बन 4 का था, और बंडल शीथ से जो मीजोफिल में आया वो कार्बन 3 का था। ये स्पेशल सवाल यहां लिखे हुए हैं, और सवाल 2 बार आ भी चुके हैं। पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर उठा के देखिए। लेटेस्ट में 2021 में सवाल आया है यहां से। प्लांट एडाप्टेड टू ट्राई क्या, एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ऐसे प्लांट में क्या होगा, C4 पाथवे। दीज प्लांट हैव C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज ए फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, और ये यूज करेंगे लेकिन C3 पाथवे एज ए, ये भूलिएगा नहीं, फिर से सुनते हैं। C4 प्लांट में पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, कार्बन 4 है, लेकिन C4 में ही मेन बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा है, C3 है। इन व्हाट दे आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, कई सारे आंसर हैं। जैसे C4 प्लांट स्पेशल हैं क्योंकि यहाँ पाई जाती है क्या, स्पेशल लीफ एनाटमी। इनकी खास बात है क्या, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होता है। रेस्पॉन्स टू क्या, हाई लाइट इंटेंसिटी। इसमें क्या नहीं होता है, फोटो रेस्पायरेशन, और क्या होता है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, नीट लिख लीजिए। C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर न भूलेंगे। पहला अंतर स्पेशल लीफ एनाटमी, दूसरा अंतर हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, तीसरा आंसर हाई लाइट इंटेंसिटी, चौथा लैक फोटो रेस्पायरेशन, पांचवा ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। करा एक एक करके सुनते हैं। अगर वर्टिकल सेक्शन काटेंगे C3 प्लांट एंड C4 प्लांट तो देखेंगे क्या बोथ हैव क्या सेम टाइप ऑफ मीजोफिल, डू हैव सिमिलर सेल अराउंड द वेस्टर बंडल शीथ, पर्टिकुलरली टिक करो लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ क्या, C4 प्लांट आर कॉल्ड क्या, बंडल शीथ सेल, एंड द लीव which have such anatomy is called क्या, क्रांज anatomy। और क्रांज मीन्स क्या होता है, breath। there is a reflection of arrangement of cell, bundle sheath cell में form क्या, several layer around the vascular bundle, they are characterized by having large number of chloroplast। सुनो काम की बात, 21 में यही पूछा है कि क्रेंज एनाटॉमी का C4 का क्या फायदा, क्रेंज एनाटॉमी से C4 का क्या फायदा। और फायदे में जानते हो ये सब ऑप्शन दिए थे, ये सब ऑप्शन में दिए थे। तो मेन फायदा ये है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जब क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसकी थिक वाल होती जो इम्परवियस होती किसके, गैसियस एक्सचेंज, और यहाँ क्या नहीं होता है, इंटरसेलुलर।
कह रहा है यू में लाइक टू कट एक सेक्शन, इतना समय नहीं कि सेक्शन काटे, मेज या सारघम। याद रखें भैया सारघम है, सारगैसम नहीं है, जल्दी में न रहिएगा। किन्हीं दो C4 प्लांट के नाम बताओ, तो कौन से बताओगे? इट वुड इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट द लीफ ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट, और कह रहा सेक्शन काटो, अंडरस्टैंड करो, आइडेंटिफाई करो। तो क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ बहुत हैं। एक तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये पैराग्राफ C4 प्लांट और C3 प्लांट में अंतर बताओ। और दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा हुआ है कि C4 प्लांट के क्या क्या और फायदे मिले। साइकिल में तो बहुत कम दिया है। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर, दिस पाथवे हैज, इसका नाम क्या बेटा? हैच एंड स्लैग पाथवे। ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 कार्बन, नाम फास्फोइनॉल पायरुवेट। कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल। एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर फिक्सेशन इज PP कार्बोक्सिलेज या पेप्केज कहते हैं। ये कह रहा है याद रखो मेसोफिल सेल में क्या नहीं होता है? रुबिस्को। C4 एसिड कौन सा बनेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कहाँ बनेगा? मेसोफिल सेल। इट देन अदर 4 कार्बन कंपाउंड, जैसे कौन सा बन गया? मैलिक एसिड या कौन सा? एस्पार्टिक एसिड। कहाँ बनेगा? मेसोफिल सेल। और वही ट्रांसपोर्ट होगा किसको? बंडल शीथ सेल। और बंडल शीथ सेल में कार्बन 4 एसिड को तोड़ दिया जाएगा, क्या निकाल लेंगे? CO2। और क्या बनेगा? 3 कार्बन। 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ? मेसोफिल सेल। और फिर से क्या बन जाएगा? PEP। और साइकिल क्या होगी? कंप्लीट। जो CO2 रिलीज होगी कहाँ? बंडल शीथ, वो किसमें चली जाएगी? C3 या केल्विन पाथवे, जो कि क्या है? कॉमन है। बंडल शीथ सेल आर रिच इन कौन सा एंजाइम? रुबिस्को। लेकिन क्या नहीं है? तो उल्टा लिखा है। मेसोफिल में क्या है क्या नहीं है? मेसोफिल में क्या है क्या नहीं है? पेप्केज है, रुबिस्को नहीं है। और बंडल में क्या है क्या नहीं है? रुबिस्को है, पेप्केज नहीं है। बस ये याद रखेंगे। बेसिक पाथवे, यही बेसिक पाथवे है जिससे क्या बनेगा? शुगर। केल्विन पाथवे इज कॉमन टू द C3 एंड C4। डू यू नोट दैट केल्विन पाथवे अकर इन क्या? मेसोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट। C4 प्लांट इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल, लेकिन होती कहाँ है? बंडल शीथ। ये भी अच्छा सवाल है। कौन सा? फोटो रेस्पिरेशन। दिमाग में सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ रखने हैं बस। अगर CO2 RuBP से जुड़ता है तो क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल PGA के बनते हैं, बस उसी में चेंज कर देना है। जहां 2 मॉलिक्यूल PGA बनते हैं कब? जब CO2 जुड़ता है। और अगर O2 जुड़ जाए तो 5 कार्बन वाले में O2 जुड़ेगा तो कार्बन तो 5 ही रहेंगे। और अगर कार्बन 5 रहेंगे तो रिजल्ट में फिर क्या होगा? एक बनेगा 2 कार्बन का, एक बनेगा 3 कार्बन का। तो जो 2 कार्बन का बन गया, इसी नाते इस साइकिल का दूसरा नाम C2 साइकिल है। इसी का दूसरा नाम क्या है? C2 साइकिल है। एक बनेगा 2 कार्बन का और एक बनेगा 3 कार्बन का। पढ़ो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। नाम क्या है? किसमें होती है और किसमें नहीं होती है? C3 में है, C4 में नहीं है। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप। क्या? पहला CO2 फिक्सेशन स्टेप में क्या होता है? RuBP कंबाइन करता है CO2 से और 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? PGA। और एंजाइम कौन सा? रुबिस्को। रिएक्शन भी लिखी है, लेकिन रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। इसकी खास बात यह है कि यहाँ CO2 भी जुड़ सकता है और O2 भी जुड़ सकता है। तो किस कंडीशन, देखो लिखा है रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2। कब न भूलिएगा,
क्या लिखा है, जब CO2 O2 बराबर हो, लिखा है CO2 O2 रेशियो नियरली इक्वल, इमेजिन व्हाट वुड हैपन, दिस विल नॉट सो, दिस इज, ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 पर डिपेंड करती है। तो जरा देखो इधर, इधर देखिए, अगर O2 बराबर CO2 हो तो क्या होगा, O2 कम हो CO2 से तो क्या होगा, O2 ज्यादा हो CO2 से तो क्या होगा। अगर O2 CO2 बराबर हो तो भी CO2 जुड़ेगा, और अगर O2 कम हो CO2 ज्यादा हो तब तो कोई बात ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, तब तो किससे जुड़ेगा, CO2 से। लेकिन अगर कहीं O2 ज्यादा हो जाए और CO2 कम हो जाए तो क्या होगा, तो फिर किससे जुड़ जाएगा, O2 से। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड विद क्या, रुबिस्को, हेंस CO2 फिक्सेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हेयर RUBP जो क्या बनाता था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, ये किससे बाइंड कर जाएगा, O2 से, और क्या बनाएगा, ये पूछा गया सवाल है। एक मॉलिक्यूल किसका, फास्फोग्लिसरेट का, और एक मॉलिक्यूल किसका, फास्फोग्लाइकोलेट का। ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का, 2। ये आया हुआ सवाल है। जब RUBP O2 से जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, तो कहोगे एक मॉलिक्यूल मिलेगा 2 कार्बन का और एक मॉलिक्यूल मिलेगा 3 कार्बन का। जो 2 का मिलेगा उसका नाम फास्फोग्लाइकोलेट, और जो 3 का मिलेगा उसका नाम फास्फोग्लिसरेट। द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस, यहां नहीं होगा क्या, सिंथेसिस ऑफ शुगर, यहां नहीं होगा ATP की सिंथेसिस, यहाँ रिलीज होगी CO2 और यहाँ यूज हो जाएगा क्या, ATP। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में नो सिंथेसिस ऑफ ATP या NADPH, इस नाते बायोलॉजिकल फंक्शन अभी भी क्या है, नॉट नोन। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्यों, तो जहां क्यों तहां एसर्शन रीजन। तो यहाँ क्या है, यहाँ मैकेनिज्म है जिससे क्या बढ़ी रहती है, व्हेन C3 एसिड कहां, मेसोफिल सेल में टूटेगा, मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन टू द बंडल सी सेल, तो यहाँ क्या रिलीज होगा, CO2, जिससे क्या बढ़ी रहेगी, CO2 कंसंट्रेशन। तो सुनिश्चित करेंगे कि रुबिस्को हमेशा कैसे काम करे और कैसे ना काम करे, ये अच्छा सवाल है। रुबिस्को का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब मिनिमाइज हो जाएगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब मिनिमाइज होगी, तो भैया जब CO2 ज्यादा होगा O2 कम होगा। और ये कब ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब कम होगी, तो जब भैया O2 ज्यादा होगा CO2 कम होगा। C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन, इसी नाते अगर आप समझ सकते हो कि यील्ड बेटर है किसकी रिस्पेक्ट में, C3। इन एडिशन दीज प्लांट शोज टॉलरेंस टू क्या, हाई टेम्परेचर। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन यू कैन कंपेयर, ये कंपेयर घर में आप करिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर, तो फैक्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ मोटा मोटा जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है, क्योंकि हो क्या रहा है, फैक्टर तक पहुंचते पहुंचते एग्जामिनर सारे सवाल बना चुका होता है, फैक्टर से सवाल ही नहीं देता है, इतने सवाल बना चुका होता है। याद क्या रखेंगे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 और वाटर। ए प्लांट फोटोसिंथेसिस, जब सभी फैक्टर साइमल्टेनियसली इफेक्ट करते हैं तो सेवरल फैक्टर इंटरैक्ट साइमल्टेनियसली इफेक्ट फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन। ऐसे केस में एक कोई फैक्टर होता है जो क्या करता है, मेजर काज करता है, और यही डिटरमाइंड करता है फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमम लेवल। और इसी कहानी को कहते क्या हैं, हिंदी में समझ लो, ऐसा कोई भी फैक्टर
जिसके सब ऑप्टिमम लेवल होते ही रेट पर असर पड़ने लगे, उसी फैक्टर को कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया, इसका नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट हैं। क्या नाम है, ब्लैकमैन। इधर देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर लिमिटिंग होंगे, आराम से देखेंगे। तो और लाइट। अब सुने काम की बात, ये सब के सब लिमिटिंग हो सकते हैं, ये सब के सब लिमिटिंग हो सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन दे करके लिमिटिंग टिक करवा ले तो कौन सा लिमिटिंग होगा, तो CO2 लिमिटिंग होगा। सामान्यतः फोटोसिंथेसिस में CO2 ही लिमिटिंग होता है। किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे बहुत बदली का समय है, धूप नहीं निकल रही है, तो लिमिटिंग क्या हो जाएगा। और बहुत ठंडा एरिया है तो फिर क्या हो जाएगा लिमिटिंग, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी लिमिटिंग हो सकता है, लाइट भी लिमिटिंग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः क्या लिमिटिंग होता है, तो आंसर क्या देंगे, CO2 ही लिमिटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट एंड CO2 कंडीशन में नॉट फोटोसिंथेसिस, क्यों, टेम्परेचर क्या हो गया, वेरी लो। तो इसका मतलब है कि इस दौरान टेम्परेचर ही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। कोई विशेष सवाल है नहीं लॉ ऑफ लिमिटिंग पर। डायग्राम पे ग्राफ देख लो, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, लेकिन ये अनंत काल तक नहीं बढ़ेगा। एक समय पर जाकर के फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। इस नाते लाइट बढ़ाने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। We need to distinguish the between light quantity, light intensity and duration of exposure of light while discussing light as a factor that affect the photosynthesis। कुछ अंडरलाइन न करिएगा। There is a linear relationship, ये अंडरलाइन कर लो, between incident of light and CO2 fixation rate at कहाँ, लो। लेकिन जैसे हाई लाइट इंटेंसिटी पर पहुंचोगे, रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई क्या हो जाएगा, लिखा अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। ये इंटरेस्टिंग है, ये टिक कर लो कि लाइट का सेचुरेशन कितने % पर हो जाता है, 10% ऑफ फुल, एक्सेप्ट फॉर प्लांट जो कहां पाए जाते हो, सैडी। लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होती है, बहुत जल्दी लिमिटिंग नहीं होती है। इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट काजेज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, से घट जाएगी क्या, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी यहां डाटा दिया है, बस डाटा ही डाटा है। पहली ही लाइन अंडरलाइन कर लो, ये क्या लिखा है, CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 वेरी लो होती है एटमॉस्फेयर, कितनी, 0.03 से 0.04%। जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे कितने तक, 0.05, तो क्या बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ेगा क्योंकि फिर CO2 डैमेज करने लगेगा। C3 और C4 प्लांट रेस्पॉन्ड क्या, डिफरेंटली टू द CO2 कंसंट्रेशन, ये टिक कर लो। लो लाइट कंडीशन, कोई भी ग्रुप रेस्पॉन्स नहीं करेगा हाई CO2 को। कैसे रेस्पॉन्स करेगा, लाइट लिमिटिंग में है तो लो लाइट में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ना C3 का ना C4 का। लेकिन लाइट अगर ऑप्टिमम कर दो, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो C3 और C4 दोनों क्या करेंगे, रेट बढ़ा लेंगे। अब जब रेट बढ़ाएंगे तो देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट C4 प्लांट सोज सेचुरेशन, ये रटिएगा, डाटा है। इसका सेचुरेशन कितने पर मिल गया, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, जबकि C3 का ये कितने पर है, तो C3 का सेचुरेशन बहुत ज्यादा कितने पर मिलेगा, 450। द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, ये लिमिटिंग है किसके लिए, याद रखिएगा CO2 लिमिटिंग है, इसमें कोई शक नहीं है।
चूज कर ले कि C3 के लिए कि C4, तो किसके लिए लिमिटिंग है? C3। फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पांस टू हाई CO2 कंसंट्रेशन, इसी से क्या बढ़ जाएगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उससे क्या बढ़ जाएगा? प्रोडक्टिविटी। इसी नाते ग्रीन हाउस में टोमेटो और बेल पेपर की खेती कराते हैं, क्योंकि वहां ग्रीन हाउस में होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में अभी तक कुछ भी सवाल कभी नहीं आया है, लेकिन 2 सवाल यहां दिए हुए हैं। डार्क रिएक्शन वैसे तो एंजाइमेटिक और क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर की क्या है? सेंसिटिव है, लेकिन कम। C4 प्लांट रिस्पांस टू हाई टेम्परेचर एंड सो हाइयर रेट ऑफ फोटो, जबकि C3 प्लांट में क्या है? लोअर टेम्परेचर। तो हाई और लो याद रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर ऑप्टिमम किसका है? C3 का, और हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम किसका है? C4 का। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन क्या? हैबिटेट। क्यों? ध्यान सुनिएगा, जो इक्वेटर के पास रहते होंगे प्लांट, जो इक्वेटर के पास रहते होंगे वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, और जो पोल के पास रहते होंगे वहां टेम्परेचर कम होगा। तो जो कम टेम्परेचर पर रह रहे होंगे वो लो टेम्परेचर पे ही फोटोसिंथेसिस करते होंगे, और जो हाई टेम्परेचर पर रहते होंगे वो हाई टेम्परेचर पर करते होंगे। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट हैं उनका हाई टेम्परेचर होगा उन प्लांट से, किससे? जो टेम्परेट। क्योंकि टेम्परेट का टेम्परेचर क्या होता है? कम। वाटर में कोई खास बात नहीं लिखा है, कह रहा वाटर इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है किसका? लाइट रिएक्शन का, लेकिन इसका सीधा सीधा इफेक्ट लिखा है, सीधा सीधा इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर कम है, क्योंकि जब वाटर स्ट्रेस हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? तो CO2 की अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। घर में एक बार रिवाइज करिएगा, बुकलेट आपके पास इसकी है जो हमने आपको नए पैटर्न की सवाल बना के दिए थे। सारे क्वेश्चन आज ही लगा डालिएगा, उसमें NCERT के बनाए हुए एसर्शन रीजन और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन हैं। और कल सुबह 8 बजे से हम रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, चाहे तो आ जाइएगा। ठीक है, जाइए।